हेलो क्लास। तो आज के लेक्चर में हम बात करेंगे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन जिसका नाम है प्रतिस्थापन अभिक्रिया, हैलोजिनेशन जिसे कहते हैं। हैलोजिनेशन क्या होता है, कैसे इसके प्रॉब्लम्स को हम जेईई और नीट के एग्जाम में सॉल्व करते हैं, किस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं, यहां पर प्रश्नों को सॉल्व करने के समय हमें किन बातों का ध्यान रखना होता है, ये सभी डिस्कस होगा आज के लेक्चर में। तो मैं हूं प्रिया सिंह, आप सभी का बहुत स्वागत है व्युत्पत्ति की ई पाठशाला में। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं हैलोजिनेशन। हैलोजिनेशन क्या होता है उसके पहले हम समझते हैं कि प्रतिस्थापन अभिक्रिया क्या होती है। प्रतिस्थापन अभिक्रिया नाम से ही क्लियर है कि एक एलिमेंट यानी एक तत्व दूसरे तत्व को विस्थापित करेगा। जैसे एल्केन के एक या अधिक हाइड्रोजन परमाणु हैलोजन, नाइट्रोजन तथा सल्फोनिक अम्ल द्वारा प्रतिस्थापित हो जाते हैं। यहां पर सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है सूर्य की उपस्थिति। सूर्य की उपस्थिति में यह देखा गया है कि एल्केन में जो उपस्थित हाइड्रोजन होते हैं वह नाइट्रोजन, सल्फोनिक अम्ल और हैलोजन के द्वारा प्रतिस्थापित होते हैं। जैसे मीथेन अगर क्लोरीन के साथ अभिक्रिया करता है सूर्य की उपस्थिति में, तो वहां हाइड्रोजन विस्थापित हो जाता है और क्लोरीन उसकी जगह लेता है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। वे सभी अभिक्रिया जिनमें एल्केन के हाइड्रोजन परमाणु विस्थापित हो जाते हैं उन्हें हम प्रतिस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। मीथेन का क्लोरीनीकरण, आइए देखते हैं मीथेन का क्लोरीनीकरण क्या होता है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि मीथेन लिया CH4 और वहां पर हमने लिया Cl2। जब यहां पर सूर्य की उपस्थिति आई तो सूर्य की उपस्थिति में क्लोरीन ने इस हाइड्रोजन को विस्थापित कर दिया और बनाया CH3Cl प्लस HCl। अब क्या होगा, क्योंकि यहां और भी हाइड्रोजन प्रेजेंट है तो धीरे धीरे क्लोरीन सभी हाइड्रोजन को विस्थापित कर देगा। तो देखिए यहां पर क्या होगा बच्चों कि फिर से CH3Cl क्लोरीन के साथ अभिक्रिया करेगा, सूर्य की उपस्थिति में बनाएगा CH2Cl2 प्लस HCl। फिर से हम यहां देखते हैं क्योंकि हाइड्रोजन प्रेजेंट है, क्लोरीन भी प्रेजेंट है और सूर्य की उपस्थिति है, तो फिर यहां पर हाइड्रोजन विस्थापित होते चला जाएगा। और यह प्रक्रिया तब तक चलेगी जब तक सारा हाइड्रोजन प्रतिस्थापित ना हो जाए क्लोरीन के द्वारा। तो इसे ही हम हैलोजिनेशन या हैलोजनीकरण कहते हैं। तो देखिए बहुत ही इजी और सरल अभिक्रिया है जो एग्जाम में पूछा जाता है। तो देखिए यहां पर हमारा प्रोडक्ट आ गया। अब हम यहां पर क्या देखते हैं कि सारा हाइड्रोजन चला गया है और उन सभी हाइड्रोजन की जगह क्लोरीन ने ली है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट अभिक्रिया है जिसे हम क्लास 11th हो या क्लास 12th दोनों जगह देखते हैं। क्लास 11th के हाइड्रोकार्बन चैप्टर में, क्लास 12th के हैलो एल्केन्स एंड हैलो एरीन्स चैप्टर में। आइए देखते हैं अब कि इस रासायनिक अभिक्रिया का मैकेनिज्म क्या है और यहां पे और कौन कौन से फैक्टर हैं जो बहुत जरूरी है हमें जानने के लिए। तो आइए देखते हैं कि हैलोजनीकरण या हैलोजन में हमने देखा कि मीथेन ने अभिक्रिया की क्लोरीन से, हमें प्रोडक्ट दिया CH3Cl प्लस HCl। फिर CH3Cl ने क्लोरीन के साथ अभिक्रिया की और प्रोडक्ट दिया CH2Cl2 प्लस HCl। ठीक इसी प्रकार CH2Cl ने फिर से क्लोरीन के साथ अभिक्रिया की और हमें प्रोडक्ट दिया CHCl3। उसके बाद फिर CHCl3 ने क्लोरीन से अभिक्रिया करके प्रोडक्ट दिया कार्बन टेट्रा क्लोराइड। तो ये सारा
कंटेंट आपको हमारे पीडीएफ फॉर्म में आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। अब देखिए नीचे एक क्वेश्चन दिया गया है कि CH3 ने यानी इथेन ने क्लोरीन के साथ अभिक्रिया की और प्रोडक्ट दिया CH3CH2Cl। तो ये बहुत ही इजी अभिक्रिया है जिसको अभी हमने समझा। आगे देखते हैं, एल्केन के हैलोजन के साथ जो अभिक्रिया होती है, यहां पर जो क्रम पाया गया है हैलोजन का, वहां पर देखा गया कि फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन में सबसे तेज जो रिएक्शन करता है वो होता है फ्लोरीन। फ्लोरीन की रासायनिक अभिक्रिया एल्केन के साथ सूर्य की उपस्थिति में बहुत ज्यादा एक्सप्लोसिव यानी प्रचंड होती है। एक्सप्लोसिव का अर्थ क्या है कि जब फ्लोरीन रिएक्शन करेगा एल्केन के साथ तो समझ लीजिए वहां पर आग लग जाएगी, इतनी ज्यादा एक्सप्लोसिव रिएक्शन होती है। जबकि आयोडीन के साथ जो अभिक्रिया होती है वह बहुत ही ज्यादा स्लो होती है। तो इसे भी हम समझते हैं। आइए देखते हैं कि जब फ्लोरीन के साथ अभिक्रिया कराई गई CH4 प्लस फ्लोरीन, यहां पर H न्यू, तो यहां पर अगर CH3F प्लस HF बनेगा तो ये रासायनिक अभिक्रिया होगी लेकिन बहुत ज्यादा एक्सप्लोसिव होगी, मतलब बहुत ज्यादा प्रचंड होगी। लेकिन जब आयोडीन के साथ अभिक्रिया कराई गई तो वहां देखा गया कि रिएक्शन रिवर्सिबल है, मतलब कभी फॉरवर्ड डायरेक्शन में कभी बैकवर्ड डायरेक्शन में। तो यहां पर हमें कुछ ऑक्सीकारक का उपयोग करना पड़ेगा इस रिवर्सिबल रिएक्शन को रोकने के लिए। तो देखिए यहां पर हम देखते हैं कि आयोडीन के साथ जो अभिक्रिया होती है वो बहुत स्लो होती है, रिवर्सिबल होने लगती है। यही कारण है कि ऑक्सीकारक जैसे HiO3 या HNO3 की उपस्थिति में यह अभिक्रिया की जाती है। बहुत जरूरी है। क्या जरूरी है यहां पे समझना कि फ्लोरीन के साथ जो रिएक्शन हो रही है वो बहुत ज्यादा प्रचंड है, आग लग जा रही है, एक्सप्लोसिव रिएक्शन है। लेकिन आयोडीन के साथ विपरीत है, फ्लोरीन के साथ जो रिएक्शन हो रही है बहुत ज्यादा फास्ट है, बहुत ज्यादा फास्ट है। लेकिन यहां पर आयोडीन के साथ स्थिति अलग है। यहां पर हम देख रहे हैं कि जब HiO3 या HNO3 का उपयोग हमें करना पड़ेगा रिएक्शन को कंप्लीट करने के लिए, तो ये बहुत ज्यादा जरूरी है। तो बच्चों आगे देखते हैं, यहां पर हम देखते हैं कि 3I2 प्लस 3H2O बनता है। यहां पर जो रिएक्शन है बहुत स्लो है, बहुत धीरे गति से जा रही है, और यहां पर जो रिएक्शन है वह बहुत ही फास्ट है, मतलब उसका जो गति है वो बहुत ही ज्यादा है। तो फ्लोरीन के साथ एक्सप्लोसिव हो जा रहा है रिएक्शन, आग लग जा रही है, प्रचंड है रिएक्शन, जबकि आयोडीन के साथ उसके विपरीत। तो ये सारी चीजें हमने अभी समझी। हैलोजिनेशन यानी हैलोजनीकरण 3 चरणों में संपन्न होती है। पहला चरण होता है प्रारंभन, फिर होता है संचरण और फिर आता है टर्मिनेशन। लेकिन इन चीजों को हम डिस्कस करेंगे, उसके पहले हम देखेंगे कि जो हमारा हैलोजिनेशन होता है वह एक और फैक्टर पे डिपेंड करता है, वो होता है मुक्त मूलक। मुक्त मूलक सबसे पहले हम देख लेते हैं कि जो हैलोजन का ऑर्डर हमने देखा, हैलोजन का जो ऑर्डर था उसमें हमने देखा कि फ्लोरीन के साथ जो अभिक्रिया है बहुत फास्ट है, और फिर उसके बाद क्लोरीन, ब्रोमीन और अंत में आयोडीन। यहां पर जो रिएक्शन आयोडीन के साथ मिली वह बहुत स्लो थी, बहुत धीरे धीरे हो रही थी। अब बात करेंगे मुक्त मूलक की। मुक्त मूलक के केस में हम देखेंगे यहां जो मध्यवर्ती होता है वो होता है मुक्त मूलक। यहां पर इस बात को ध्यान रखिए कि हैलोजिनेशन में जो मध्यवर्ती हमें मिला है वह है मुक्त मूलक। जैसा कि हम जानते हैं कि 3 डिग्री स्टेबल है, फिर 2 डिग्री स्टेबल है, फिर
1 डिग्री स्टेबल है, मतलब 3 डिग्री फ्री रेडिकल, फिर 2 डिग्री फ्री रेडिकल, फिर आता है 1 डिग्री फ्री रेडिकल। अब जरा प्रश्नों को देखते हैं। यहां पर हम बहुत ही सिलेक्टेड प्रश्नों को करेंगे। तो देखिए यहां पर हम क्या देखते हैं कि CH4 प्लस Cl2 ने जब HNu के साथ अभिक्रिया की, क्योंकि यहां पर कोई भी 2 डिग्री नहीं, कोई भी 3 डिग्री नहीं, तो हमें यहां पे प्रोडक्ट CH3Cl प्लस Cl2 पता था। अब देखिए बच्चों, अगर हमारे पास CH3 CH2 प्लस CH3 और यहां पर क्लोरीन होगा और HNu होगा, तो यहां पर प्रोडक्ट क्या होगा? यहां पे देखिए, यहां पर हम क्या देखते हैं कि हमारे पास 1 डिग्री है और 2 डिग्री। यहां पर हम देखते हैं कि हमारे पास है 1 डिग्री 2 डिग्री, और हम जानते हैं कि 1 डिग्री 2 डिग्री और ये है हमारा 1 डिग्री, और हम ये बात को जानते हैं कि 2 डिग्री ज्यादा स्टेबल होता है, यानी स्थायी होता है 1 डिग्री मुक्त मूलक की तुलना में। तो यहां पर कौन सा हाइड्रोजन प्रतिस्थापित होगा? क्लोरीन के द्वारा। तो देखिए यहां पर क्लोरीन हाइड्रोजन की जगह लेगा और प्रोडक्ट होगा CH3, यहां पर आ जाएगा क्लोरीन और CH3। तो ये हमारा यहां पर फाइनल प्रोडक्ट है। अब बात करेंगे हम मैकेनिज्म की कि मैकेनिज्म कैसा होता है। प्रारंभन यानी इनिशिएशन, पहला स्टेप हैलोजिनेशन का। यहां पर हम क्या देखेंगे कि यह अभिक्रिया वायु तथा प्रकाश की उपस्थिति में होता है, और यहां सबसे पहले क्लोरीन का सम अपघटन यानी होमोलिसिस होता है। होमोलिसिस क्या होता है? होमोलिसिस मतलब क्लोरीन Cl2 अणु के बीच का जो आबंध होता है वह बिल्कुल इक्वली टूट जाता है। कैसे समझेंगे इसे? आइए देखते हैं। यहां पर हम देखते हैं जो पहला स्टेप है जिसे हम क्या कहते हैं बच्चों, बताइए? प्रारंभन, इनिशिएशन स्टेप। यहां पर जो Cl2 सूर्य की उपस्थिति में यानी HNu की प्रेजेंस में यहां पर परिवर्तित हो जाता है इस तरह। कैसे समझ सकते हैं इसे? देखिए यहां पर जो क्लोरीन का अणु होगा, हम जानते हैं कि क्लोरीन के संयोजकता कोश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? यहां पर यह सहसंयोजक आबंध के द्वारा बनता है, और यहां पर हम देखते हैं कि इस आबंध में 2 इलेक्ट्रॉन है। अब जब सूर्य की उपस्थिति में ये इलेक्ट्रॉन इसके पास और ये इलेक्ट्रॉन इसके पास आ जाता है, मतलब जब सहसंयोजक आबंध बना होगा तो दोनों क्लोरीन ने अपना अपना इलेक्ट्रॉन दिया। मतलब क्या कि जब हम इस बॉन्ड को, आबंध को सूर्य की उपस्थिति में तोड़ेंगे तो ये अपना इलेक्ट्रॉन वहां से निकाल लेंगे। तो यहां पर जो स्थिति हमें मिलेगी वह स्थिति ये कहलाएगी। तो इसे यहां पर हम इस तरह से भी समझ सकते हैं कि अभी क्लोरीन के पास 7 इलेक्ट्रॉन है, दोनों क्लोरीन के पास 7 इलेक्ट्रॉन है। इसे हम मुक्त मूलक यानी फ्री रेडिकल बोलते हैं। तो यह किसका मुक्त मूलक है? क्लोरीन का। नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा? संचरण। संचरण क्या होता है उसे देखते हैं। संचरण में क्या होता है बच्चों कि जो क्लोरीन का मुक्त मूलक हमें प्राप्त हुआ है वह एक दूसरे नए मुक्त मूलक यानी फ्री रेडिकल को जनरेट करेगा। कैसे? देखिए जरा, हमने यहां पे लिया मीथेन। अब यहां पर हर आबंध में आपको मिलेगा 2 इलेक्ट्रॉन। अब यहां पर यह क्लोरीन का फ्री रेडिकल आएगा और हाइड्रोजन के साथ आबंध बना लेगा। तो देखिए यहां पर क्या होगा कि यहां पर जब मुक्त मूलक बनेगा तो ये इलेक्ट्रॉन जो हाइड्रोजन का है वो क्लोरीन के साथ आबंध बनाएगा इस तरह, और यहां वाला इलेक्ट्रॉन कार्बन के पास रह जाएगा। यहां पे हमें क्या मिलेगा? CH3 एक मुक्त मूलक मिलेगा प्लस HCl।
यहां पर ये हमें मिलेगा। अब एक मुक्त मूलक ने दूसरे मुक्त मूलक को जनरेट किया। थर्ड स्टेप क्या होगा? थर्ड स्टेप में अब हम क्या देखते हैं? अब देखिए, इस क्लोरीन का तो उपयोग हमने कर लिया, अब ये क्लोरीन हमारे पास बचा हुआ है। लास्ट स्टेप में यानी जहां पर समापन होगा वहां पर हम देखेंगे कि CH3 का मुक्त मूलक और क्लोरीन का मुक्त मूलक एक दूसरे के साथ जुड़ जाएंगे और CH3Cl बनाएंगे। तो ये समापन यानी टर्मिनेशन कहलाएगा। तो आइए देखते हैं यहां पर और क्या चीजें लिखी हुई हैं। संचरण में हम देखते हैं कि क्लोरीन मुक्त मूलक मेथेन अणु यानी CH4 पर आक्रमण करके CH आबंध को तोड़ता है और HCl बनाता है। यहां मेथिल मुक्त मूलक बनता है। उसके बाद हम देखते हैं कि यहां पर ये स्टेप हमने देखा और समझा। अब देखिए, ये जो अभिक्रिया अभी हमने देखी CH3Cl की, यह फिर से हो सकती है। फिर से क्लोरीन का एक मुक्त मूलक जनरेट होगा। सूर्य की उपस्थिति है, क्लोरीन है, मुक्त मूलक जनरेट होते चले जाएंगे और प्रोडक्ट बनते चले जाएंगे। ठीक इसी तरह से इसे भी हम डिस्कस करते हैं। फाइनल श्रृंखला समापन यानी टर्मिनेशन। टर्मिनेशन में क्या देखेंगे कि वहां पे जितने भी मुक्त मूलक होंगे वो सभी एक दूसरे से जुड़ जाएंगे। किस तरह जुड़ेंगे? देखिए, यहां पर ये इस तरह से बात जब समापन की होगी यानी टर्मिनेशन के टाइम, तो प्रोडक्ट तो हमारा CH3Cl हमने निकाल लिया, लेकिन यहां पर और भी बहुत सारे बाई प्रोडक्ट्स आएंगे। जैसा कि हमने देखा कि पहले स्टेप पे क्लोरीन का फ्री रेडिकल बना, दूसरे स्टेप यानी संचरण के समय मिथिल का बना। तो यहां पर अब ऐसा तो होगा नहीं कि पूरे रिएक्शन में सिर्फ एक अणु होंगे या एक रेडिकल होगा, वहां पर बहुत सारे क्लोरीन के रेडिकल जनरेट होंगे, बहुत सारे CH3 के रेडिकल जनरेट होंगे। अब ये सारे एक दूसरे के साथ कंबाइंड हो सकते हैं। किस तरह? देखिए, समापन के समय हम देखेंगे कि जितने भी फ्री रेडिकल है, अब ऐसा तो है नहीं कि इसका सिर्फ एक अणु प्रेजेंट होगा, इसका सिर्फ एक अणु प्रेजेंट होगा, बहुत सारे फ्री रेडिकल जनरेट होंगे। एक फ्री रेडिकल दूसरे फ्री रेडिकल को जनरेट करता चला जाएगा। तो हम देखते हैं कि यहां पर फ्री रेडिकल सब एक दूसरे के साथ ऐड होंगे। जैसे क्लोरीन का फ्री रेडिकल किसी दूसरे क्लोरीन के फ्री रेडिकल के साथ ऐड हो जाएगा, Cl2 का निर्माण होगा। बाई प्रोडक्ट्स की बात है, और भी ऐसे प्रोडक्ट्स। अब देखिए, फिर CH3 क्लोरीन के फ्री रेडिकल से जुड़ जाएगा, CH3Cl बनेगा, जो कि हमारा प्रोडक्ट है। उसके बाद हम क्या देखेंगे कि यहां पर CH3 एक फ्री रेडिकल दूसरे CH3 के फ्री रेडिकल से ऐड हो जाएगा और यहां पर बना देगा इथेन का अणु। तो यहां पर बाई प्रोडक्ट्स में बहुत सारे प्रोडक्ट्स आते हैं, लेकिन हमें जो मेजर प्रोडक्ट चाहिए वो हमारा होता है CH3Cl। तो इस बात को समझना बहुत जरूरी है कि हैलोजिनेशन के टाइम बाई प्रोडक्ट्स मतलब बहुत सारे एक्स्ट्रा प्रोडक्ट्स आते हैं। तो आइए देखते हैं आगे। बच्चों, आप कुछ प्रॉब्लम्स देखेंगे कि किस तरह के प्रॉब्लम्स पूछे जाते हैं। तो देखिए, यहां पर हमने लिया CH4 प्लस Cl2 और यहां पर प्रोडक्ट हमें CHCl3 CCl4 बहुत सारे प्रोडक्ट मिलते हैं। तो देखिए, HNu के प्रेजेंस में अगर हमने क्लोरीन को बहुत ज्यादा मात्रा में लिया है, मतलब क्लोरीन की मात्रा अगर बहुत ज्यादा होगी तो यहां क्लोरीन का फ्री रेडिकल बनते चला जाएगा और वह तब तक हाइड्रोजन को विस्थापित करेगा जब तक पूरा हाइड्रोजन निकल ना जाए। आपको बहुत बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता रही हूं कि जब क्लोरीन की मात्रा ज्यादा होगी तो क्लोरीन का ज्यादा फ्री रेडिकल बनेगा।
क्लोरीन का फ्री रेडिकल ज्यादा बनने के कारण वह सारे हाइड्रोजन को विस्थापित कर देगा और फाइनल प्रोडक्ट में हमें CCl4 प्लस यहां पर 4HCl मिलेगा। तो यहां पर कार्बन टेट्राक्लोराइड हमारा फाइनल प्रोडक्ट होगा। लेकिन अगर हम CH4 की मात्रा को ज्यादा कर दें, यहां पर हम इसकी मात्रा को ज्यादा कर दें और क्लोरीन की मात्रा कम हो, सूर्य की उपस्थिति में यहां पर इसकी मात्रा ज्यादा होने के कारण यहां पर CH3Cl हमारा प्रोडक्ट होगा और यहां HCl पर यह रुक जाएगा। तो इस तरह के प्रश्न आपको एग्जाम में पूछे जाते हैं। और देखते हैं प्रश्नों को, जैसे यहां पर CH3, CH2 और CH3 है प्लस Cl2। यहां पर हम क्या देखेंगे बच्चों, H न्यू की उपस्थिति में यहां पर मान लीजिए कि इसकी मात्रा ज्यादा है, मान लीजिए कि इसकी मात्रा ज्यादा है। कितने तरह के प्रोडक्ट आ सकते हैं, यहां पर 2 तरह के प्रोडक्ट आ सकते हैं। हम यहां पर सबसे पहले देखेंगे हाइड्रोजन को। ये कौन सा हाइड्रोजन है, 1 डिग्री हाइड्रोजन है, सॉरी ये 2 डिग्री हाइड्रोजन है, ये 1 डिग्री हाइड्रोजन है। ये हाइड्रोजन और ये हाइड्रोजन सेम है, क्योंकि यहां पर देखिए ये CH3 किससे ऐड है, CH2 से। ये CH3 किससे ऐड है, जुड़ा हुआ है CH2 से। तो अगर हमने इस हाइड्रोजन के कार्बन को A बोला तो ये भी हमारा A होगा, लेकिन ये कौन है, ये डिफरेंट है। तो यहां पे 2 टाइप्स के 2 तरह के हाइड्रोजन प्रेजेंट है। मतलब प्रोडक्ट कितनी तरह का आ सकता है, यहां पर प्रोडक्ट की संभावना कितने तरह की होगी, 2 तरह के प्रोडक्ट की संभावना होगी। अभी हम स्टीरियो केमिस्ट्री की बात नहीं कर रहे हैं, यहां पर मैं आपको बता दूं अभी हम स्टीरियो केमिस्ट्री की बात नहीं कर रहे हैं। यहां पर 2 तरह के प्रोडक्ट आएंगे। कौन से वो 2 तरह के प्रोडक्ट होंगे उसे भी हम देख लेते हैं। यहां पर CH3 क्लोरीन CH3 ये हमारा एक प्रोडक्ट होगा, प्लस CH3 CH2 और CH2Cl एक हमारा प्रोडक्ट होगा। क्योंकि ये दोनों हाइड्रोजन समान है तो कहीं भी क्लोरीन लगा दीजिए, फर्क नहीं पड़ता है। तो इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं जो एग्जाम में पूछे जाते हैं और IIT JEE और नीट के एग्जाम में आए हैं। तो बच्चों आज के लेक्चर यहीं तक। नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे इसके बहुत सारे इंपॉर्टेंट प्रश्नों को, तो नेक्स्ट लेक्चर मिस मत करिए, जरूर देखिए। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।